प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है हिंदी भाषा BA B.Ed जो प्रथम वर्ष है उसके अंदर हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के दौरान में अपना जो बिंदु चल रहा था वो सूफी काव्य धारा को था। सूफी काव्य धारा का जो संबंध है वो एक तरह से कह सकते हैं कि रहस्यवाद को लेकर के और निर्गुण ब्रह्मा की जो उपासना है उनको लेकर के। तो यहाँ जो सूफी काव्य धारा के जो प्रवर्तक कवि रहे तो उन कवियों के अंतर्गत जयसी जयसी जी लिखा जाता है कि जयसी जी ने एक तरह से सूफी काव्य धारा के अंदर पद्मावत की रचना की। पद्मावत कह सकते हैं कि एक रचना ही नहीं है, एक ग्रंथ है, कह सकते हैं कि एक समय है। और उस रचना के माध्यम से और कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया जिसमें ये कह सकते हैं कि दार्शनिकता, ठीक है, उसमें अलौकिकता है, लौकिकता है, संसारिकता है, सरलता है, व्यापकता है, मार्मिकता है। तो वो सारे के सारे जो भाव हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। अब एक दृष्टि डालें तो एक दृष्टि से ये निकल कर के सामने आता है कि पद्मावत के अंदर अलग अलग पात्र हैं। अलग अलग पात्रों का अपना अपना कह सकते हैं कि एक तरह का किरदार है। और यहाँ रतन सेन और पद्मावती को लेकर के और उनके जो रूप सौंदर्य है, तो रूप सौंदर्य को एक आध्यात्मिक ईश्वर से उनकी तुलना कर रखी है। और उसके साथ साथ रतन सेन को कह सकते हैं कि एक तरह से उन्हीं को प्राप्त करने के लिए और एक तरह से कह सकते हैं कि उनके प्रति अत्यंत जो लगाव है, ठीक है, अतिशयोक्ति कह सकते हैं उसको, अत्यंत लगाव है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके उनकी सुंदरता का वर्णन और कुछ कल्पना भाव और कह सकते हैं कि ऐसे कुछ शैली उनकी कह सकते हैं, तो उसको भी उन्होंने बड़े ही मतलब रोचक ढंग से उसको प्रस्तुत किया सरल से शब्दों के अंदर। जिसे कह सकते हैं कि रतन सेन को एक शौर्य और पराक्रमी दिखाया गया। उसमें कहानी कुछ इस तरह से तैयार की गई कि जिसमें पढ़ने में रोचक लगे, रोचकता दिखाई गई उसमें। और दिखाया उसमें संसारिक जैसे कह सकते हैं कि संसारिक जो जीवन है उस जीवन को दिखाते हुए और आध्यात्मिक ईश्वर की जो उपासना या कल्पना करने की जो बात है वो की गई है। कल्पनाओं का सहारा लिया गया है। कल्पनाओं के सहारे के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि जिस तरह से ये जो राजकुमारी है पद्मावती, तो सिंहलगढ़ द्वीप की राजकुमारी बताई गई है, ठीक है। रतन सेन को चित्तौड़ का एक शासक, पराक्रमी शासक बताया गया है। साजू साबुद्दीन गौरी के साथ उनका जो युद्ध है, उसके बाद उनको जिस तरह से बंदी बना लिया जाता है गोरा और बादल के माध्यम से। और पद्मावती की सूझबूझ से उनको जिस तरह से छुड़ा के लेके आया जाता है। पद्मावती की रूप सौंदर्य को के बारे में सुनकर हीरामन तोता से और उनको उसी क्षण प्राप्त करने के लिए उनका जो संदेश है और उसी क्षण प्राप्त करने के लिए उनके लिए वो प्रस्थान कर देते हैं। दूसरी तरफ नागवती की जो मन स्थिति है, उनकी जो व्याकुलता है, वीर्य व्यथा है, उसको बड़े सुंदर ढंग से यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया। राघव पंडित है, राघव पंडित कुछ अनैतिक है या कह सकते हैं कि एक तरह का भेदी दिखाया गया है, ठीक है। बहेरियों द्वारा हीरामन नामक जो तोता है उनको जिस तरह से पकड़ लिया जाता है, राजा को भेंट किया जाता है, तो ये सारी की सारी जो कथाएं हैं तो उनको दिखाते हुए और संसारिक कथाओं के माध्यम से और आध्यात्मिक ईश्वर की उपासना की जो बात है वो बड़ी सुंदर ढंग से यहाँ की गई है। तो एक दृष्टि इस पे डालते हैं। उससे पहले हम लोगों ने जो रतन सेन और पद्मावती हैं तो उनके रूप सौंदर्य को लेकर के और उनकी जो कुछ विशेषताएं थी उनको लेकर के, तो यहाँ जो जयसी द्वारा रचित पद्मावत है तो उस पद्मावत की विशेषताओं को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पद्मावत के अंदर निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की बात कही गई है। हालांकि ईश्वर का कोई रूप या आकार नहीं होता और एक दृष्टि से देखें तो यहाँ ईश्वर कण कण में विद्यमान है।
जायसी जी ने अपनी रचनाओं के अंदर जैसे कह सकते हैं कि कल्पना का, भाव का, कला का, उसके साथ साथ शैली का, तो सभी शब्दों का, तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए और बड़े सुंदर ढंग से अपने काव्य की रचना की। एक दृष्टि इस पे डालते हैं, जयसी की काव्य पद्मावत की कुछ प्रमुख विशेषताएं, तीन तत्वों से मिलकर तीन तत्व शामिल रखे इसमें, तीन तत्वों को मिला करके और इनकी काव्य जो रचना है वो की गई। काव्य सौंदर्य का स्वरूप उभर कर सामने आता है तीन तत्वों के समावेश से। अब ये तीन तत्व कौन कौन से हैं? तीन तत्व है भाव। भाव का मतलब भावार्थ, ठीक है। एक तो हम किसी पद को पढ़ते हैं तो उस पद का सरलार्थ, माफ करना, एक तो उस पद का सरलार्थ, ठीक है, और एक उस पद का भावार्थ। कि जैसे किसी भी पद को आप लोगों ने पढ़ा तो उस पद के साथ साथ यहाँ देखने को मिलेगा हमें कि जिस तरह से जो सुंदर सी पंक्तियां, तो उन पंक्तियों को पढ़े तो दिखने में तो वो सरल से, किंतु उनका जो भाव निकाले तो वो भाव कहीं उत्कृष्ट उच्च कोटि का देखने को मिलता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे, इस पे एक दृष्टि डालते हैं, तो यहाँ तीन तत्वों को मिला करके काव्य सौंदर्य का स्वरूप है वो उभर कर सामने आया, जिसमें भाव, कल्पना और शैली, ठीक है। कोई भी रचनाकार हो, हिंदी साहित्य कि कोई भी रचनाकार, ठीक है, तो वो अपनी रचना के लिए कुछ ना कुछ कल्पना का सहारा अवश्य लेगा। उस समय तत्कालीन समय की कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं, कुछ प्रवृत्तियां हो सकती हैं, कुछ युद्ध प्रसंग हो सकते हैं, कुछ रूप सौंदर्य हो सकता है, कुछ प्रतिबिंब हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो तत्व हैं वो हो सकते हैं, तो उन तत्वों के माध्यम से और वो अपनी काव्य रचना करेगा कल्पना के माध्यम से। यहाँ इसमें कवि ने शेहल द्वीप अर्थात जहाँ राजकुमारी, ये जो पद्मावती का एक तरह का स्थान, एक दिन मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ट्रायंगल से समझाने का प्रयास किया था। उदाहरण के तौर पे ये मान के चलो कि जिस तरह से ये उच्च कोटि के ऊपर या उच्च चोटी मान लो इसको, पहाड़ी के ऊपर एक सिंहगढ़ जो द्वीप है, माफ करना, वहाँ की जो राजकुमारी है पद्मावती, और चित्तौड़ के जो राजा रतन सेन है उनके प्रेम, उसके साथ साथ विरह और उनकी जो मिलन का जो एक रोचक और सरस के साथ साथ भावपूर्ण जो वर्णन है वो यहाँ किया गया है। इस काव्य को सौंदर्य को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। अब यहाँ जरूर है इनके रूप सौंदर्य को लेकर के, और यहाँ जो काव्य रचना है वो की गई है, तो इसको किस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं, तो इनकी खातिर बताया जाता है कि निम्न बिंदुओं के माध्यम से, निम्न बिंदुओं के माध्यम से इसको स्पष्ट किया जा सकता है। पहला ही जो बिंदु है वो भावात्मक सौंदर्य, जैसा भाव दिखाया गया है, भावात्मक है, भावना से जुड़ा हुआ, और सौंदर्य रूप सौंदर्य कह सकते हैं, सुंदरता। पद्मावत की खातिर कहा जाता है कि पद्मावत एक सरल सफल प्रेम काव्य है। पद्मावत की खातिर कहा जाता है कि पद्मावत एक सरल सफल प्रेम काव्य है। हालांकि प्रेम का जो मार्ग है वो इतना भी सरल नहीं होता जितना हमें दिखाई देता है। उसमें जिस तरह से अनेक प्रकार के जो कह सकते हैं कि पड़ाव है वो पार करने पड़ते हैं। यहाँ जिस तरह से उदाहरण के लिए मीरा जी को ले लेते हैं, तो मीरा जी का जो लगाव था, या अपना जो उनका जो कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को वो अपना सब कुछ मानती थी, तो उसके बावजूद भी जिस तरह से राणा जी ने उनको मारने के लिए विष का प्याला भेजा, कभी सर्प सांप को टोकरी में रख करके भेजा, तो उन्हें जिस तरह से मेड़ता से द्वारिका वृंदावन, ठीक है, नंगे पांव जाना, तो अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं वो झेलने पड़े। द्वारिका से फिर उन्हें यहाँ आकर के और रणछोड़ दास जी की मूर्ति में समाहित हो जाना, भगवान स्वयं उन्हें लेने के लिए आए। तो ये सारे के सारे जो भाव हैं वो प्रेम के वशीभूत हैं, ठीक है। तो प्रेम को लेकर के कह सकते हैं कि जिस तरह से अपने यहाँ
जोधपुर क्षेत्र की साइड कहें कि जिस तरह तेरह ताली नृत्य किया जाता है, अंगारों के ऊपर चलाया जाता है, तो वो एक अपने आराध्य देव की शक्ति और विश्वास का प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्रेम के वशीभूत होकर के ये कहें कि अगर मार्ग में कांटे भी क्यों ना बिछे हों और सामने ईश्वर की मोहनी मुस्कान हो, तो उनको देखते देखते खुशी खुशी वो कह सकते हैं कि बहुत वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ठीक है, और भगवान कभी भी क्या है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमें अनेक प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें एक तरह से वो कह सकते हैं कि उस चीज़ के लिए परिपूर्ण बना रहे हैं कि हम कितने के उसके लिए कह सकते हैं कि तैयार हैं। तो इसी में ऐसा जो भाव वो देखने को मिला, जिसके अंतर्गत दिखाया गया कि पद्मावत एक सफल प्रेम काव्य है। इसमें पद्मावती की रूप सौंदर्य तथा रतन सेन के शौर्य पराक्रम है, सौंदर्य के साथ साथ नागमती की सौंदर्य और वियोग के संयोग दृश्य भी अत्यंत सरस है। अब उन्होंने बताया कि यहाँ पद्मावत में अकेले प्रेम का वर्णन ही नहीं है, जबकि पद्मावती के रूप सौंदर्य को लेकर के और रतन सेन के शौर्य और पराक्रम को लेकर के, साथ साथ में रतन सेन की जो पहली स्त्री है नागमती, उनके सौंदर्य का भी वर्णन है, उनके कह सकते हैं कि उनका वियोग वर्णन भी देखने को मिलता है। तो संयोग के भी दृश्य अत्यंत सरस है। यहाँ पद्मावती से मिलनो कंठा अर्थात मिलने की खातिर है, और नागमती की जो विरह वर्णन है का अत्यंत नागमती के विरह वर्णन का अत्यंत मार्मिक एवं भावपूर्ण वर्णन किया गया है। तो यहाँ भावात्मकता को लेकर के बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयोग किया गया। कहीं कहीं ऊहात्मक शैली है अपने आप में, ऊहात्मक भी हो गया है। वस्तु इनके वर्ण वस्तु देखें या वस्तु वर्ण के काव्य में अनेक प्रकार के जो स्थान है, जगह, उनका नाम आता चला जाएगा। जैसे कह सकते हैं कि काव्य में द्वीप, यहाँ स्वेल द्वीप के नाम से गढ़ कहें अपन, नगर, ठीक है, राजभवन, दुर्ग, तो यहाँ इन चारों चीजों को एक साथ जोड़ करके चलें तो इन तत्वों के अंतर्गत ये चीजें निकल करके आती हैं कि एक ही कह सकते हैं कि तत्व को लेकर के या एक ही वर्ण विषय को लेकर के, वस्तु को लेकर के द्वीप, नगर, राजभवन और दुर्ग, ठीक है, तो उनका वर्णन देखने को मिला। सरोवर, जहाँ सरोवर खंड के अंदर जो नागवती है वो अपनी सहेलियों के साथ अपनी जल क्रीड़ा करती है। जब वो कहती है कि जब तक हम अपने पिता के घर हैं तब तक अपने खुशी खुशी उस हंस बोल सकते हैं, खेल सकते हैं मन मर्जी से। उसके पश्चात तो जब हमें यहाँ से पढ़ने सूत्रों में बंद करके चली जाएंगी, तो वहाँ तो हमें अपने क्या है कि जो ससुराल पक्ष है उन्हीं के अनुसार अपना जीवन यापन करना पड़ेगा, सास के अनुसार, उनकी जो ननंद है उनके अनुसार, ठीक है, तो या उनके जो पति हैं उनके अनुसार। तो यहाँ सरोवर, मानसरोवर खंड, यात्रा वृत्तांत, समुद्र, आक्रमण, युद्ध, मंत्रणा, नगर, दूत, प्रेषण, पुत्र, जन्म, विवाह, जल क्रीड़ा, रूप, सौंदर्य आदि का अच्छा चित्रण किया गया है। कहने का मतलब ऐसे जो वर्ण वस्तु, उन वर्ण वस्तुओं के अंतर्गत अलग अलग नामों से और या शब्दों से संबोधित करते हुए उन चीजों को दर्शाने का जो प्रयास है वो किया गया। तो यहाँ भावात्मक सौंदर्य के चलते बड़े ही सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुत करने का प्रयास है वो किया गया। उसके साथ साथ प्रकृति चित्रण, जैसा नाम से प्रतीत होता है, प्रकृति, बिना प्रकृति के कोई भी कला रचनाकार है, कह सकते हैं कल्पना को लेकर के, प्रकृति को लेकर के ही अपने मन के जो भाव है वो उनको प्रस्तुत कर सकता है। अमुक संज्ञा नहीं दे सकता, किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन प्रकृति के माध्यम से अवश्य ही वो अपने मन के जो विचार हैं, अपने मन के जो उद्गार हैं, उनको प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ दिखाने का प्रयास किया गया कि जैसे कि पद्मावत में प्रकृति चित्रण भी अत्यंत आकर्षक एवं सुंदर है, सागर के दृश्य देखने को मिले। उसके साथ साथ जो बाग बगीचे, उद्यान है, उद्यान के दृश्य रहे, वर्षा ऋतु का वर्णन है, और उसके साथ साथ अत्यंत आकर्षक जो कह सकते हैं कि वर्णन देखने को मिला। इनके माध्यम से मानवीय मनोभावों का सूक्ष्म चित्रण भी किया गया है। तो यहाँ पद्मावती को लेकर के और पद्मावत नामक जो रचना की गई, उस पद्मावत नामक रचना के अंदर कवि ने अपने मानवीय भावों का सूक्ष्म चित्रण है
वो बड़े सुंदर ढंग से किया। इसी संदर्भ में एक डॉक्टर है जिन्हें कह सकते हैं कि साहित्य विद्वान है, जिनका नाम डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी है। तो डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी ने अपनी परिभाषा के अनुसार कुछ इस प्रकार लिखा कि उन्होंने कहा कि जायसी ने मानव की चिर सहचरी प्रकृति नदी में कीड़ा कलाप को भावपूर्ण दृष्टि से देखा और प्रकृति पर अंकित मनोभाव का आकर्षण चित्रण किया। अब उन्होंने बताया कि यहाँ जो जायसी जी हैं, उन जायसी जी ने अपनी रचना के अंदर ये दिखाने का प्रयास किया गया कि उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से और एक तरह से कह सकते हैं कि पद्मावती के नक्सिक सौंदर्य का जो वर्णन है वो देखने को मिला। उसके साथ साथ कह सकते हैं कि प्रकृति की जो अच्छी चित्रण है, ठीक है, वो देखने को मिले। तो यहाँ कह सकते हैं कि पाँव के नाखून से लेकर के सिर के जो बाल हैं उन तक के इनका जो वर्णन है वो देखने को मिलता है। तो बड़े ही सुंदर ढंग से इनका प्रयोग है वो इन्होंने किया। इसके साथ साथ जैसे द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी ने कहा कि जायसी जी ने मानव की चिर सहचरी प्रकृति नदी की क्रीड़ाकलापों को भी बड़ी भावपूर्ण दृष्टि से उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो यहाँ प्रकृति का जो प्रकृति पट पर अर्थात धरा पर जो चित्र अंकित किया गया है, ठीक है, कह सकते हैं कि मानव मन के जो मनोभाव है उनका जो आकर्षण चित्र है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ भावात्मक सौंदर्य, प्रकृति चित्रण और तीसरा जो बिंदु है वो कल्पना। अब कल्पना का जो संबंध है वो ये तीनों तत्व है। जो पहला भाव आ गया आपका, और भाव के चलते कह सकते हैं कि प्रकृति, और जो डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी की विचारधारा। अगला जो बिंदु है वो कल्पना। तो कल्पना जिस तरह से नाम है कि इमेजिन, कल्पना तो जायसी वर्णन प्रिय कवि थे। अब उन्होंने बताया कि जायसी जो है वो बखान करने वाले थे, वर्णन प्रिय कवि थे। संपूर्ण पद्मावत में वर्णन प्रधानता है। अब उसमें बताया गया कि संपूर्ण जो पद्मावत है उस पद्मावत के अंदर वर्णन प्रधानता है वो देखने को मिलती है। और उसी से मिली रसात्मकता, को भली भांति देखा जा सकता है। अब उन्होंने बताया कि यहाँ जो कल्पना का सहारा लिया गया, उस कल्पना की दृष्टि से देखें तो कल्पना की दृष्टि से जायसी जी ने बड़े सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया गया कि क्योंकि संपूर्ण पद्मावत के अंदर ये वर्णन प्रधानता और उनसे मिली रसात्मकता का जो भाव है वो देखने को मिलता है। जायसी जी के वर्णन है इतने रोचक हैं, कल्पना भी उतनी ही मनोहर है और आकर्षक भी है। यदि पाठ्य पुस्तक, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में संकलित सिंहलगढ़ जो द्वीप का वर्णन हम पढ़े तो उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो उससे अधिकांश पदों में जायसी जी के आकर्षक कल्पना के जो उदाहरण है वो बन गए हैं। अब उन्होंने बताया कि अगर सिंहलगढ़ द्वीप का वर्णन करें ना, तो सिंहलगढ़ द्वीप को पढ़ें तो, या उस द्वीप सिंहलगढ़ द्वीप के साथ साथ मानसरोवर जो खंड है उनको पढ़ें, या जो नागमती खंड है उनको पढ़ें, या कह सकते हैं कि पद्मावती की जो खेल क्रीड़ा है उसको पढ़ें, तो उन सब के जो वर्ण्य विषय हैं, उन वर्ण्य विषयों के अंदर एक तो वर्णन प्रधानता देखने को मिलेगी, उसमें रसात्मकता का जो भाव है वो भली भांति देखा जा सकता है। उसके साथ साथ जायसी जी के जो वर्णन है वो जितने रोचक रहे हैं कि उसमें कल्पना भी उतनी ही मनोहर और आकर्षक लगी है। तो यदि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में संकलित जो पद है उन पदों पर दृष्टि डालें तो उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से इनके अधिकांश पदों के अंदर आकर्षक कल्पना का जो भाव है वो स्पष्ट है वो देखने को मिलता है। जैसा कि उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि राजमहल का एक आकर्षक वर्णन है, देखें। उसके साथ साथ यहाँ उन्होंने द्वीप को लेकर के, नगर को लेकर के, राजभवन को लेकर के, दुर्ग को लेकर के अपनी जो रचना की, तो उस रचना में उन्होंने बड़े सुंदर जो विचार हैं उनको प्रस्तुत किया। और
जैसे जैसे जो वर्णन किए वो विविध प्रकार की जो कल्पनाओं करने में वो बिल्कुल कुशल रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा इस चीज में प्रवीण थे, उनको अच्छा खासा एक तरह से कह सकते हैं कि महारत है वो हासिल था। वैसे ही सिंहलगढ़ द्वीप खंड के अंदर फुलवारी को लेकर के और विविध प्रकार के जो वर्षों का माफ करना वृक्षों का जो वर्णन है उसको लेकर के भी उन्होंने बड़ी सुंदर कल्पना उभर करके सामने आती है। सिंहलगढ़ वर्णन के अंतर्गत आध्यात्मिक सौंदर्य और कल्पना के साथ साथ वर्णन किया गया है। तो इसके साथ साथ सिंहलगढ़ जो द्वीप है उसमें नौ पोरियों को लेकर के और एक आध्यात्मिक कल्पना की गई है। अब सिंहलगढ़ द्वीप को लेकर के एक तरह से नौ पोरियों के माध्यम से दिखाया गया है। जिस तरह से मनुष्य शरीर है और मनुष्य शरीर के अंदर कह सकते हैं कि ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना तीन नाड़ियां रही है, इंडला पिंडला, ठीक है, उसके बाद कुछ ब्रह्म रंध्र रहे हैं। तो यहाँ नौ पोरी बताया गया कि जिसके बाद मनुष्य का जो 10वां छिद्र है ब्रह्मरंध्र अर्थात अपना जो कपाल है, ठीक है, तो उनको लेकर के भी बड़ी सुंदर कल्पनाएं उन्होंने की। अगर हम उन पंक्तियों का पठन करें तो या वर्णन करें तो उसमें वो कहते हैं कि नौ पोरी पर 10वां द्वार, तीहों पर बाज राज घड़ियारा, घड़ी सो बैठी गने यानी पहर पहर सो अपनी बारी। अर्थात वो कहते हैं कि नौ पोरी के बाद एक 10वां द्वार है और वहां पर एक राज घड़ियाल है वो बजता रहता है, कहने मतलब एक जो घंटे की जो ध्वनि है वो दिखाई है वो देती रहती है, सुनती रहती है। तो कह सकते हैं कि जब मनुष्य की जो नौ पोरी बताइए तो नौ छिद्र है हमारे, ठीक है, शरीर के अंदर, और अपना जो 10वां छिद्र है वो 10वां छिद्र अपना ब्रह्मरंध्र है, ठीक है। अंतिम अवस्था के दौरान यहाँ इसी कपाल पर प्रहार करने के बाद वो खोपड़ी का खुल जाना, और एक तरह से कह सकते हैं कि मान्यता ये है वैसे तो जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन होने के लिए किसी भी मुख छिद्र से नासिका से या कह सकते हैं जो गुहा छिद्र वगैरह जो भी है उनसे निकल जाती है, किंतु यहाँ देखें तो या कह सकते हैं कि मुख्य जो है उनसे निकल जाती है। तो यहाँ देखें तो कह सकते हैं कि जो 10वां ब्रह्मरंध्र है, ठीक है, उसके बाद खुलने से जो ब्रह्म ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, तो उन वर्ण्य विषयों को लेकर के भी जयसी जी ने अपने काव्य के अंदर बड़ी सुंदर और बड़ी उत्कृष्ट रचनाएं वो देखने को मिली है। तो यहाँ जो जयसी जी उसके बाद इनकी रचनाओं के अंदर अपनी जो शैली है वो रह जाती है। तो शैली पढ़ने से पहले वैसे तो देखा जाए तो मसनवी शैली, मसनवी शैली और फारसी, फारसी इसके अंदर उन्होंने अपनी काव्य रचना की। तो यहाँ एक दृष्टि डालें तो ये देखने को मिलता है कि जयसी की जो रचनाएं हैं वो कल्पनाओं का सहारा लेकर बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने अपने भाव को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि जिस तरह से ये जो प्रकृति वर्णन के चलते कह सकते हैं कि मानसरोवर खंड है, ठीक है, सीलगढ़ द्वीप है, बाग बगीचे उद्यान वगैरह हैं, उसके साथ साथ जो पद्मावती है नायिका, ठीक है, उसका जो नक्शिक वर्णन है, सौंदर्य है, ठीक है, उसके साथ साथ ऐसे अनेक तत्वों के माध्यम से उनको प्रस्तुत करने का प्रयास है वो किया गया है। और सहचरी प्रकृति नदी के साथ साथ और एक तरह से देखने को मिला कि यहाँ क्रीड़ा करलाप अर्थात क्रीड़ा का मतलब खेल से है, ठीक है, तो उनको भी बड़े सुंदर ढंग से इन्होंने दिखाने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही, और इसी का जो ये तो आज का भाव पक्ष था, भावात्मक सौंदर्य कह सकते हैं। जयसी जी की पद्मावत की प्रमुख विशेषताओं के अंदर अगला बिंदु जो आता है वो आता है आपका कलात्मक सौंदर्य। कलात्मक सौंदर्य के अंतर्गत उनकी जो भाषा है, वैसे देखा जाए तो भाषा तो अवधि भाषा है, ठीक है, उसके बाद उनकी शैली है, उनके अलंकार विधान है, उनके छंद हैं, ठीक है, तो उनकी जो व्याकरण है उनको अपना एक विशेष महत्व रह जाता है।
प्रत्येक रचनाकार की जो रचना कहें तो वो उसमें कला पक्ष का जो कह सकते हैं कि अपना एक महत्व रहता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग अपनी अगली कक्षा उसमें पढ़ लेंगे। आज के लिए